आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग हैं क्लास 7 का जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 6 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी नहीं देखे हैं वीडियो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आज हम लोग क्लास 7 का जो है जितने भी इसमें है 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसमें चैप्टर है पर्यावरण, हमारी पृथ्वी के अंदर हमारी बदलती पृथ्वी, वायु, जल, वायु, मानव, पर्यावरण, अन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश और रेगिस्तान में जीवन। तो 7 चैप्टर को जो है हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो अध्याय 1 है क्लास 7 का, अध्याय पहला है पर्यावरण। तो इसके चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो यहाँ है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें है जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वो सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो ये सही है, जो कुछ हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी का निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है। सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि का निर्माण जो मानव द्वारा किया गया है। तो पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी जितना है इसका निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है। और सड़क, कार जो होता है इस सबका निर्माण मानव द्वारा किया गया और मानव निर्मित संसाधन है। तो इस तरह पूछा गया है इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है क्योंकि। तो पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार क्यों है? यह हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, पीने के लिए जल प्रदान करता है और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। तो ये सभी सही हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण जो है हमारे जीवन का मूल आधार है। यहाँ देखिए है हमें सांस लेने के लिए हवा, पानी के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। इसलिए ये हमारे जीवन का मूल आधार है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। तो कार धुआं वायु और प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, इसके बाद भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। तो इस तरह जो है मानव जो है प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। यहाँ देखिए मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। तो कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, जो उसके बाद है पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ जो है पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। इसमें से कौन सा चीज़ है जो पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। तो मनुष्य है, धरातलीय स्थाकृति है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं और प्राकृतिक वस्तुएं हैं। तो ये सभी जो है पर्यावरण के अंतर्गत शामिल होगा। तो यहाँ देखिए पर्यावरण के घटक दिए गए हैं और इसमें कौन कौन सा चीज़ शामिल है। इसमें है मानवीय निर्मित, प्राकृतिक और मानव जो है ये पर्यावरण के घटक हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पर्यावरण के प्राकृतिक घटक नहीं है। इसे पूछा गया पर्यावरण के जो प्राकृतिक घटक नहीं है। तो ये सजीव, जल, वायु ये जो है प्राकृतिक घटक हो जाएगा। धर्म, तो धर्म जो है ये प्राकृतिक घटक नहीं है क्योंकि प्रकृति द्वारा नहीं बनाया गया है, तो ये प्राकृतिक घटक नहीं है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पर्यावरण के मानव निर्मित घटक नहीं है। तो इसमें से मानव निर्मित घटक कौन सा नहीं हो जाएगा। तो उद्योग, पार्क, स्मारक ये सभी जो है मानव द्वारा ही निर्मित है। तो इसमें से कोई नहीं क्योंकि ये सभी जो है मानव निर्मित घटक हैं। फिर नेक्स्ट है पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार कीजिए। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये सही है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ये भी सही है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित है। तो ये भी इसमें सही हो जाएगा। इसमें जो है ये तीनों स्टेटमेंट सही है। फिर चौथा स्टेटमेंट क्या है मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती है। तो ये भी सही होगा। इसमें जो है चारों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जीवीय सजीवीय प्राणियों का संसार है जैसे पादप एवं जंतु। फिर अजीवीय निर्जीव पदार्थों का जो है संसार है जैसे स्थल। पूछा गया कौन सा कथन सही है। ये दोनों सही हो जाएगा। जीवीय सजीव प्राणी का संसार है, इसमें पादप और जंतु आते हैं। और अजीवीय जो है निर्जीव प्राणी का संसार जैसे कि स्थल हो गया, मिट्टी, भूमि ये सब जो है अजीवीय में आ जाएंगे, कुर्सी, घर जो भी है। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। यहाँ देखिए जीवीय क्या होता है सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु, और अजीवीय होता है निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे कि स्थल।
नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरनर से हुई है, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है, तो पड़ोस। तो एनवायरनर जो है इसका अर्थ होता है पड़ोस। यहाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो ये सही है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे सभी मिलकर जो है प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी का कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहा जाता है। तो पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी को जो है स्थल मंडल कहा जाता है, ये भी सही होगा। पूछा गया इसमें से कौन सा सही है, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो है क्वेश्चन नंबर 11, स्थल मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित पर जो है कौन सा सही है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है व मिट्टी की काफ़ी मोटी परत से ढका होता है। इसके बाद ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थाकृतियों वाले विषम धरातल होता है। इस पर स्थित स्थाकृतियाँ महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो 2 और 3 जो सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया चट्टान एवं खनिज से बना होता है, मिट्टी की काफ़ी मोटी परत होती है, ढका होता है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, एक खनिज संपदा का भी स्रोत है। तो इनमें सभी हो जाएगा। स्थल मंडल जो है वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है और पशु को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है और खनिज संपदा का स्रोत, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। तो ये सही होगा। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। फिर पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, तो ये भी सही होगा। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो पारितंत्र को सही तरीके से कौन सा जो है इसमें परिभाषित करता है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति एवं प्राणी, ये बोलता है एक दूसरे से अलग रहने वाले जीवों का समुदाय, फिर जीवों का समुदाय जो साथ ही हो वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हो। तो ये इसमें पारितंत्र को जो है सही तरीका से देखिए जो है परिभाषित करता है, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हो। तो ये होगा पारितंत्र का मतलब। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण में आश्रित होते हैं। फिर जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध जो है पारितंत्र का निर्माण करता है। और अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे ताल का एक पारितंत्र होता है। तो ये भी यहाँ पे सही है। तो इसमें जो है पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास पर्यावरण का जो है आश्रित होते हैं एक दूसरे पे, और जीवधारी जो आपसी संबंध जो है बनाते हैं वो पारितंत्र का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर जो है एक पारितंत्र है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय पद्धति का अर्थ होता है। तो वस्तु विनिमय पद्धति का क्या अर्थ होता है, यह वस्तुओं की अदला बदली या व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग होता है। यह वस्तुओं की अदला बदली या व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। फिर आगे क्या है, तो यह पैसों की अदला बदली का व्यापार है, तो ये भी गलत है। यह ऐसा व्यापार है जिसमें एक देश वस्तु को दूसरे देश के पास बेचता है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए वस्तु विनिमय पद्धति क्या है, यह वस्तुओं का अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, तो ये होता है वस्तु विनिमय। नेक्स्ट, समय के साथ साथ मानव ने पर्यावरण के उपयोग में उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ है क्या हुआ है, फसल उगना, पशुपालन एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया है। तो हाँ, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, ये भी सही होगा। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। फिर औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, ये भी सही होगा। सूचना क्रांति ने पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, तो ये भी सही होगा। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है समय के साथ मानव जीवन में जो परिवर्तन हुआ उसके लिए सही है। यहाँ देखिए मानव ने पर्यावरण के उपयोग और परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए हैं। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया, पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक विकास के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हो गई, सूचना क्रांति ने पूरे विश्व के संचार में सहज और द्रुत हो गया। तो ये जो है
पर्यावरण के उपयोग में मानव ने जो है परिवर्तन किए हैं उसके बारे में। अब देखिए हम लोग का जो है 7 क्लास का अध्याय नंबर 2 आ गया, तो 1 कंप्लीट हो गया। तो हम लोग अध्याय 2 देखेंगे और अध्याय सेकंड जो है इसमें हमारी पृथ्वी के अंदर, इसमें हम लोग को देखना है हमारे पृथ्वी के अंदर जो है इसके संदर्भ में। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं अध्याय 2 का। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसमें पूछा गया कौन सा सही है, इसमें जो है दोनों सही हो जाएगा। पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है और इसके अंदर एवं बाहर जो निरंतर परिवर्तन होते रहता है। देखिए हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रहता है। क्या आपने सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? तो चलिए यही आंतरिक भाग के बारे में देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ देखिए सही नहीं है कहा गया है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ यह एक प्याज की तरह पृथ्वी के एक के ऊपर संकेंद्री परत से बनी है। तो हाँ ये सही है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को जो है प्रपट्टी कहा जाता है, जो सबसे पतली परत होती है। तो ये भी सही है। प्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपीय सहती से 5 किलोमीटर में समुद्री सतह से केवल 35 किलोमीटर है। तो इसमें पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो है 3 सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत की प्रपट्टी कहते हैं, यह सबसे पतली परत होती है। महाद्वीपीय सहती से 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह से 5 किलोमीटर तक है। तो ये उल्टा दे दिया गया, इसलिए जो है स्टेटमेंट 3 सही नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर से विचार कीजिए। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। फिर है, इस खान को तेल की खोज में इंजीनियर ने 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। तो ये भी यहाँ पे जो है सही, यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है, पृथ्वी के केंद्र में गहराई समुद्र सतह से 2900 किलोमीटर है। तो इसे पूछा गया कौन सा सही है? तो इसमें जो है 1 और 2 सही हो जाएगा। देखिए विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी खोज गहराई जो है 4 किलोमीटर है। तेल की खोज इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। तो यहाँ 2900 दिया गया है, ये गलत होगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो है 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, जो कि असंभव है। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? महाद्वीपीय प्रॉपर्टी सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे खनिज से बनी है। महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिका एवं आयरन से बनी है। फिर ये गलत हो जाएगा। महासागरीय प्रॉपर्टी जो है सिलिका और आयरन से बनी है, ये गलत हो जाएगा। फिर पृथ्वी की सतह प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल होता है, जिसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक फैला है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, जो मुख्यतः निकल एवं लोहे से बनी हुई है। यहाँ देखिए महाद्वीपीय संहति जो है मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम से जो है बना हुआ है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। सी का मतलब होता है सिलिका और एल से होता है एल्यूमिना। तो ये जो है महाद्वीपीय संहति बना हुआ है। आगे देखिए क्या है, महासागर जो प्रॉपर्टी है सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना हुआ है, इसे जैसे सीमा कहा जाता है। ये प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल का जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। और यहाँ जो सबसे आंतरिक परत जो क्रूड होता है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है, मुख्यतः निकेल एवं लोहा का जो है बना होता है, इसे नीफे कहा जाता है। यहाँ देखिए 5 में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? यहाँ देखिए महाद्वीपीय प्रॉपर्टी ये जो है सीमे या सीमा कहा जाता है। महासागरीय प्रॉपर्टी सियाल, और ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछा गया है जो कौन सा सुमेलित है, तो इसमें से कोई भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं जो महाद्वीपीय संहति होता है ये सिलिका से बना होता है। तो इसमें जो है सिलिका का होता है, इसमें एल्युमिनियम और जो है सिलिका होता है, तो ये सियाल कहलाता है। तो ये जो है महाद्वीपीय प्रॉपर्टी ये हो जाएगा सियाल, और महासागरीय प्रॉपर्टी है ये हो जाएगा सीमा। तो ये जो है उल्टा दे दिया गया है, तो इसमें कोई भी जो है सुमेलित नहीं है। जैसे पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, तो ये सही है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है, ये भी सही है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, तो 63 से 71 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है, ये भी सही है। तो इसमें जो है सभी सही हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के क्रोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है, जिसे नीफे कहते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी निम्न होता है। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब जो होता है काफी उच्च होता है, तो ये गलत है। बाकी दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 जो है यहाँ पे सही है। क्रोड का जो त्रिज्या है 3500 किलोमीटर होता है, और यह निकेल एवं लोहा का बना होता है, इसे नीफे कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नंबर विचार कीजिए। यहाँ है सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। वे पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय इग्नियस सेल, अवसादी सेंटीमेट्री और सेल का मतलब कायांतरित सेल। तो आग्नेय, अवसादी और कायांतरित सेल 3 प्रकार के सेल होते हैं और ये जो है इनका गठन, रंग, आकार जो है हो सकती है और प्रॉपर्टी बनाने के लिए जो है खनिज पदार्थ किसी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। तो इसमें कौन सा सही, तो ये तीनों सही हो जाएगा। 9 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। तो ये सही होगा। आग्नेय सेल द्वितीयक सेल भी कहते हैं। तो आग्नेय सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं। यहाँ क्या पूछा गया है, इसमें से जो है सही नहीं है पूछा गया। तो आग्नेय सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। फिर आग्नेय सेल को जो प्राथमिक सेल कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। तो इसमें 1 और 3 जो है ये सही है और इसमें गलत 2 हो जाएगा, क्योंकि आग्नेय सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं, ये गलत होगा। अवसादी सेल को द्वितीयक सेल कहते हैं। तो इसमें से पूछा गया कौन सा गलत है, तो इसमें केवल 2 गलत हो जाएगा। और आग्नेय सेल जो 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तब इस प्रकार बहिर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। तो हाँ, ये सही होगा। फिर जब द्रवित मैग्मा भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है तब अंतर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। फिर बहिर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना महीन दानों वाली होती है। फिर अंतर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना महीन दानों वाली होती है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो है अंतर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना महीन दाने वाली होती है, ये गलत होगा। नेक्स्ट है, दक्कन का पठार किस सेल से बना हुआ है। तो दक्कन का पदार्थ जो है ये बेसाल्ट सेल से बना हुआ है। दक्कन का पठार बेसाल्ट सेल से बना हुआ है। ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस से बना है जिसका अर्थ होता है अग्नि। फिर है सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम से बना है जिसका अर्थ होता है स्थिर। और मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामोर्फोरस से बना है जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो पूछा गया इनमें से कौन सा जो है सही है, तो ये तीनों सही है। इग्नियस जो है ये इग्निस से बना है और इसका अर्थ होता है अग्नि। और सेडिमेंट्री जो है ये बना है सेंटिमेंटम से और इसका अर्थ होता है स्थिर। और मेटामॉर्फिक जो है ये मेटामोर्फोस से बना है और इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। तो ये तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लेई मसालों तथा दानों के चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पदार्थ का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। हाँ, ये सही है। फिर सेलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म करते हैं। तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान सेलों की विशेषता है। तो अवसादी सेल का निर्माण जो है विभिन्न प्रकार के सेल अवसादों के निक्षेपण द्वारा होता है। तो ये सही है। अवसादी सेल का जो है निर्माण विभिन्न प्रकार के सेल जो है उनके अवसादों के निक्षेपण से होता है और इन सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो इस सेल में जो है अवसादी सेलों में जीवाश्म होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। फिर ये सेल अपेक्षाकृत कम कठोर होती हैं। तो ये सही होगा। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही, तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, कायांतरित सेलों की परिवर्तित हो सकती है। तो कायांतरित सेल जो है ये चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में जो है परिवर्तित हो सकती है। तो ये भी दोनों इसमें हो सकता है। फिर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। फिर है लाल किला एवं ताजमहल क्रमशः सफ़ेद संगमरमर एवं लाल बलुआ पत्थर से बना है। फिर है एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। इसे पूछा कौन सा सही है। देखिए कठोर सेल का उपयोग जो है सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है, ये सही है। फिर लाल किला एवं ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर एवं लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये देखिए उल्टा दिया गया, लाल किला जो है ये बलुआ पत्थर से और ताजमहल जो है ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित होने के लिए की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं, ये सही होगा। तो 1 और 3 इसमें सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। तो हाँ, ये सही है। आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। तो ये भी सही है। आग्नेय सेल जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। फिर है ताप एवं दाब के कारण आग्नेय व अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। तो ताप और दाब के कारण जो है आग्नेय और अवसादी सेल जो होता है ये रूप परिवर्तन करके जो है कायांतरित सेल में बदल जाते हैं।
अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल जो है पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। तो ये भी सही है। इसी को जो सेल चक्र कहा जाता है। आग्नेय सेल अपसादी सेल में बदलता है, फिर आग्नेय और अपसादी सेल जो है ये कायांतरित सेल में बदलता है, और यही जो चलते फिर कायांतरित सेल जो है पिघल कर जो है ताप दाब के कारण फिर मैग्मा में बदल जाता है और फिर वो आग्नेय सेल में आ जाता है। तो इसी को जो है क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सेल चक्र। तो ये सेल चक्र होता है। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। इसके बाद खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ये भी सही है। मानव जाति खनिज का कुछ उपयोग ईंधन के रूप में तो कुछ उपयोग उद्योग औषधि उर्वरक के रूप में करते हैं। तो ये भी सही होगा। तो इसमें जो 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का इसी के साथ 7 क्लास का जो है अध्याय नंबर 2 कंप्लीट हो गया, और अब हम लोग अध्याय नंबर 3 देखेंगे, और अध्याय नंबर 3 है हमारी बदलती पृथ्वी। अब हम लोग देखेंगे हमारी बदलती पृथ्वी। पहला, निम्न दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है, और इसका कारण है पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। तो ये भी जो है यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ देखिए क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कथन सही है, कारण भी सही है तथा जो है व्याख्या भी करता है। तो सी नंबर इसका हो जाएगा, दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होता है उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो ये सही है। जो बल जो है पृथ्वी के अंदर घटित होता है उसे जो एंडोजेनिक जो है फोर्स कहते हैं। तो ये सही हो जाएगा। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनक फोर्स या एक्सोजोनिक फोर्स कहते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। अंतर्जनित बल हमेशा आकस्मिक गति उत्पन्न करता है। फिर भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। तो ये भी सही होगा। इसने पूछा कि कौन सा सही है, तो 1, 2 और 4 जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ देखिए है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें अंतर्जनिक बल कहते हैं, और जो बाहर में उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनक बल कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी भी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे कहा गया हमेशा, तो हमेशा नहीं, कभी ये धीमी और कभी आकस्मिक करते हैं। और भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर जो है हानि पहुंचती है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, स्थल मंडल प्लेट के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन पे जो है विचार कीजिए। भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर और समान आकार के प्लेटें होती है। भूप्रपट्टी पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी से संबंधित है। तो ज्वालामुखी से संबंधित कौन सा है, क्रेटर, लावा बेल्ट और मैग्मा कोट। ये सभी जो है ज्वालामुखी से संबंधित हो जाएगा। यहाँ देखिए गैसों का राख है, फिर ये हो जाएगा क्रेटर, जहाँ से निकलती है मैग्मा जो है ये लावा कहलाती है। तो ये जो है सभी ज्वालामुखी से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्थलमंडल प्लेट की गति के करने के कारण पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है, जो पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। तो ये सही होगा। फिर है भूकंप के अंतर्गत भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप कंपन आरंभ होता है अधिकेंद्र कहलाता है। तो ये जो है ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जहाँ पे भूप्रपट्टी के अंदर जो है कंपन आरंभ होता है उसे केंद्र कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ये अधिकेंद्र दिया गया। भूप्रपट्टी पर जो है ज्वालामुखी छिद्र को जहाँ से लावा बाहर आता है क्रेटर कहते हैं। तो ये सही होगा। तो इसे 1 और 3 सही है। यहाँ देखिए स्थलमंडल प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। और भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। तो जहाँ जो है भूकंप आरंभ होता है कंपन उसे उद्गम केंद्र कहते हैं, और जहाँ पे ये उनका निकटतम स्थान होता है तो उसको कहते हैं अधिकेंद्र। जैसे यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ तो इसको बोलेंगे उद्गम केंद्र, और यहाँ से जो निकटतम स्थान है भूप्रपट्टी का तो इसको बोलेंगे अधिकेंद्र। नेक्स्ट, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। इसके बाद है अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे हो जाती है। तो अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने का भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे हो जाती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है
धीरे धीरे जो है अधिक हो जाती है, ये गलत है, क्योंकि ये धीरे धीरे कम हो जाती है। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही होगा। अधिकांश से दूरी बढ़ने पर जब भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे जो है कम हो जाती है, यहाँ दिया है अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है, भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की होती है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? तो भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है? तो ये होती है पी तरंग जो है, पी तरंग, एल तरंग और एस तरंग। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों जो है भूकंपीय तरंग हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। इसमें शामिल है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों का उत्तेजना, सांपों की धरातल पर आना, तो ये सभी हो जाएगा। तो स्थानीय लोग जो है जानवरों के व्यवहार के अध्ययन से, तालाब में मछलियों की उत्तेजना से, सांपों के धरातल पर आने से जो है समझता है भूकंप आने वाली है। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। भुज शहर किस राज्य में है? तो भुज जो है गुजरात में है। तो 2001 में जो है 26 जनवरी 2001 को भुज में जो है भूकंप आया था और बहुत ही तीव्रता वाला भूकंप था। 6.9 इसका जो है रिएक्टर स्केल पर दिखाया गया था और ये गुजरात शहर में भुज है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कौन सा है? भूकंप की मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं, ये सही होगा। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। भूकंप जो है जिसे मापते हैं उसे भूकंप लेखी कहते हैं और तीव्रता मापते हैं उसको रिएक्टर स्केल कहा जाता है, ये दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव अधिक होता है। इसके बाद है, भूकंप जिसकी तीव्रता 5.0 होती है तो वस्तु के गिरने की क्षति पहुंच सकता है, तो ये सही होगा। जिस भूकंप की तीव्रता 6 होती है, 0 होती है अथवा उससे अधिक होती है उससे बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। जिसकी तीव्रता 7.0 होती है उससे अधिक होती है सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो इसे पूछा गया कौन सा सही नहीं, तो इसमें जो है केवल एक सही नहीं है। नेक्स्ट, भूकंप से बचाव की तैयारी होनी चाहिए। तो सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण, तस्वीर फ्रेम, इन सभी से दूर रहना चाहिए। अपने दोस्त एवं पारिवारिक सदस्यों को जागरूकता फैलाने के लिए आपदा का सामान विश्वास करने के लिए पहले से तैयार करें, तो ये सभी हो जाएगा भूकंप से बचाव के लिए। यहाँ देखिए है, जलप्रपात के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जलप्रपात के संबंध में से कौन सा सही नहीं होगा? तो यहाँ है, विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात है, तो ये सही है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा एवं संयुक्त अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, तो ये भी सही होगा। अफ्रीका के जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है, तो ये भी जो है इसमें सही होगा। तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो ये तीनों सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों जो है सही होगा। नेक्स्ट देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वो मोरदार भाग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ को क्या कहते हैं? जिसे कहा जाता है विसर्प। तो नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वो मोरदार मार्ग पर जो बहने लगती है, तो इसे विसर्प कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, समय के साथ विसर्प लूप नदी में कट जाती है और अलग झील बनाती है, इसे क्या कहते हैं? तो धीरे धीरे जो है विसर्प जो होता है लूप नदी में कट जाती है और अलग झील बनाती है, इसे कहते हैं चाप झील। इसे क्या कहा जाता है? तो चाप झील कहा जाता है। नदी द्वारा चाप झील का निर्माण किया जाता है। तो नदी द्वारा जो है चाप झील का निर्माण किया जाता है पहाड़ी भाग में, मैदानी भाग में, तटीय भाग में। तो ये कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको मैदानी भागों में। नदी द्वारा चाप झील का निर्माण जो है ये मैदानी भागों में किया जाता है। ये देखिए, नदी जो है पहले विसर्प बनाती है, फिर विसर्प से लूप होके जो है ये बना हुआ मोड़ कट देती है, तो यही जो है चाप झील बनाता है। और ये नदी जब जाते रहती है और मोड़ लेती है तो इसे विसर्प कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है? नदी के तटों पर निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है, ऐसी मिट्टी पदार्थों को अवसाद कहते हैं, तो ये सही है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी से उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह तेज हो जाता था, नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे वितारिका कहते हैं। इसे पूछा गया कौन सा सही नहीं, तो डी इसमें जो है ये सही नहीं होगा। यहाँ देखिए, बाढ़ के कारण नदी के तट निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी व अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है, ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद करते हैं। इसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों के तटबंध करते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनका वितारिका कहा जाता है।
तो हवा तेज हो जाती है तो धीमे हो जाती है। नदी समुद्र तक पहुँचते पहुँचते जो है अपना वृद्धावस्था में आ जाती है, वो धीमे हो जाती है। नेक्स्ट है नदी मुहाने के अवसाद के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है, तो ये सही है। समुद्री तरंगों के अपरदन और निक्षेपण से तटीय स्थाकृति बनाती है, ये भी सही है। समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती रहती है, जैसे दरार विकसित होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें जो 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थाकृति समुद्री तरंग के द्वारा बनाई जाती है? तो कौन सा जो है समुद्री तरंग के द्वारा बनाई जाती है? तो स्टेक, समुद्री गुफा, समुद्री भृंगी और तटीय मेहराब, ये सभी जो है समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री तरंग के द्वारा बनाई गई तटीय स्थाकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ देखिए कौन सा सही नहीं है। इसके तरंग द्वारा सैलों की दरार विकसित होती है, जो समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती है और उनको समुद्री गुफा कहते हैं, ये सही है। समुद्री गुफा के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचता है, जिससे स्टेक बनती है। इसके बाद समुद्री गुफाएं जो है लगातार अपरदन से इनके छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार जैसी आकृतियां बचती है, इसे तटीय मेहराब कहते हैं। सही कौन सा इसमें नहीं है? तो 2 और 3 इसमें सही नहीं होगा। इसमें देखिए समुद्री तरंग के कार्य, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती रहती है, जिससे दरारें विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है, इसको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं को बड़े होने जाने और केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देती है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जल के ऊपर लगभग उदाधर उठे हुए शैलीय तटित समुद्री भृगु जल के ऊपर समुद्री भृंगी कहते हैं। उसके बाद समुद्री तरंगे किनारों और अवसादों जमा कर समुद्री पुतली निर्माण करती है, तो इसमें जो है कौन सा सही है? तो दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है, तो ये सही है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने के लिए हिमनद द्वारा बनाए गए गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं, तो ये भी सही होगा। हिमनद द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, ये भी सही होगा। हिमनद के द्वारा निक्षेप पदार्थ हिमोट का निर्माण करते हैं, तो ये भी सही होगा। इसमें जो 1 2 3 4 सभी सही हो जाएगा। देखिए छत्रक सेल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अपरदन क्रिया से होता है? पवनों के। तो छत्रक सेल का निर्माण जो है पवनों के अपरदन क्रिया के द्वारा होता है। आगे छत्रक सेल पाई जाती है। छत्रक सेल जो रेगिस्तान में पाई जाती है, छत्रक सेल रेगिस्तान में पाई जाती है। फिर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिसे बालू डिब्बा कहते हैं, तो ये सही होगा। जब बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाता है तो इसे तो अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 4 वायु को। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हमारी पृथ्वी की चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, तो हाँ ये सही है। हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक वायुमंडल से हमारी रक्षा करता है। तो वायुमंडल जो है हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों से जो है हानिकारक किरणों से हमें रक्षा प्रदान करता है, तो ये भी सही होगा। यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है, ये जो है ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो पूछा गया इसमें से कौन सा सही है? तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वायुमंडल के संबंध में सही होगा। हमारी पृथ्वी चारों ओर एक वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जो है जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणें के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं, हम रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो वायुमंडल से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में पाए जाने वाली गैस का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? तो वायुमंडल में पाए जाने वाली जो है गैस के आधार पर सबसे सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है 78% लगभग, फिर 21% लगभग में ऑक्सीजन, फिर आर्गन, उसके बाद बाकी अन्य गैस है। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
यहाँ देखिए नाइट्रोजन जो है 78%, ऑक्सीजन 21%, बाकी अन्य जो है 0.04% जो है, आर्गन 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.33% वायुमंडल में है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, तो ये सही है। जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले जाते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को वायुमंडल से पूरा करते हैं, तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें जो है ए और 2 सही हो जाएगा। यहाँ देखिए नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदलते हैं, जिससे पौधा इनका प्रयोग करते हैं। तो पौधा को तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वायु से वो सीधे रूप से नहीं ले पाते हैं। वो जो है पौधों की जड़ों में जो किसी किसी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन होती है, तो मिट्टी के सहारे जो है वो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता को वायुमंडल से पूरा करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन की तो आवश्यकता होती है, लेकिन वायुमंडल से पूरा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी की विकिरण ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट, इसमें सही कौन सा पूछा गया, तो ये जो है सही हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। ग्रीन हाउस गैस के अभाव में धरती इतना गर्म हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। तो ग्रीन हाउस गैस के अभाव जो है ये गलत हो जाएगा। फिर है, जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये भी सही होगा। तो इसे पूछा गया कौन सा सही है, तो इसमें जो है 1 और 3 सही हो जाएगा। देखिए 1 और 3 इसमें सही है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। वहाँ बोला गया है उसके अभाव में धरती गर्म हो जाती है, लेकिन ये अभाव में जो ठंडी हो जाती है। किंतु जब कारखाना में कार के धुएं से वायुमंडल का स्तर बढ़ता है, तब ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे जो है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर है, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि का कारण होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि का क्या कारण होगा? पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, तो ये होता है। समुद्र में जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, ये भी सही होगा। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें जो है सभी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु के कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य और पशु जो है सांस लेने के लिए वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो फिर है, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, तो ये सही होगा। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो है समान बनी रहती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है, ये भी सही होगा। कौन सा सही है? तो 2, 3 और 4 सही होगा। यहाँ देखिए मनुष्य तथा पशु जो है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, तो यहाँ क्या दिया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में जो है ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ सकता है। 7 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ है, हरे पादप जो है अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस कर देते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर है, मनुष्य तथा पशु द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन समान हो जाता है, तो ये गलत होगा। इससे संतुलन बिगड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो पूछा गया कौन सा सही है, तो 1, 2 और 4 इसमें सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस कर देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर है,
कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर किस को प्रभावित करता है? तो ये मौसम और जलवायु दोनों को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मौसम और जलवायु दोनों को। 9 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जब वायु गर्म होती है तो फैलती और हल्की से होकर ऊपर उठती है। तो जब वायु गर्म होती है तो ये फैलती और हल्की होकर ऊपर उठती है। क्या स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ये सही हो जाएगा। फिर ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। तो ये भी सही हो जाएगा। गर्म वायु ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। यहाँ देखिए, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने पर प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। नेक्स्ट, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की क्रमशः किस तरह से है? तो ये जो है हमारा वायुमंडल, ये 5 जो है परतों में विभाजित है। ये किस प्रकार है? इसमें देखिए, सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर वायुमंडल, फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो सबसे पहले यहाँ पे क्षोभ मंडल हो जाता है, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर वायुमंडल, फिर वायुमंडल या आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षोभ मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, जिसकी औसत ऊंचाई 18 किलोमीटर है। तो क्या ये सही है? हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। तो ये सही होगा। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण इसी परते में होती है। तो ये भी सही हो जाएगा। ये जो दिया गया यहाँ पे क्षोभ मंडल जो है महत्वपूर्ण है, औसत ऊंचाई 18 किलोमीटर है, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर होगा। तो इसलिए इसमें जो है कौन सा सही होगा? तो इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा और 1 जो है गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत में होता है। 12 नंबर है, समताप मंडल के संबंधित में कौन सा कथन सही है? तो क्षोभ मंडल का ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। तो ये सही है। यहाँ है, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। फिर यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। तो यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है, ये भी सही हो जाएगा। फिर यह परत बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तो ये भी सही होगा। इसी मंडल में ओजोन गैस की परत होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों की रक्षा करती है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? तो ये भी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए कौन सा सही है? 1, 2, 3 और 4 सभी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, समताप क्षोभ मंडल के ऊपर के भाग को समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। इसके फलस्वरूप यहाँ परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस जो है की परत है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैस से हमारी रक्षा करती है। तो ये समताप मंडल की विशेषता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है? अभी हम लोग देखें समताप मंडल की। समताप मंडल की जो परिस्थितियां हैं हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है। नेक्स्ट, मध्य मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह वायुमंडल की चौथी परत है। तो मध्य मंडल जो है वायुमंडल की चौथी परत है। तभी हम लोग देखे थे मध्य मंडल वायुमंडल की जो है तीसरी परत है। तो ये गलत हो जाएगा, ये तीसरी परत है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसका मध्य मंडल। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है, जो लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है। तो ये सही है। फिर अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें जो है कौन सा सही है? तो 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। यहाँ है, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने पर उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाती है। नेक्स्ट 15 नंबर है, वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से घटता है। तो क्या ये सही है? तो ये गलत होगा। फिर आयन मंडल इस परत का एक भाग है, जो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। तो ये सही है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है, जिसे पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है। तो ये भी सही होगा। इसमें जो है कौन सा सही नहीं है पूछा गया, तो केवल एक इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है, बहिर्मंडल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो बहिर्मंडल से संबंधित जो है इसमें से कौन सा सत्य होगा? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल का नाम दिया गया है। तो ये सही है। यह वायु की पतली परत होती है, ये भी सही होगा।
फिर है यहाँ की ही सबसे हल्की गैस हीलियम में हाइड्रोजन की अंतरिक्ष में तैरती रहती है, ये भी सही होगा। तो इनमें सभी सही है। वायुमंडल जो है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल का नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। सबसे हल्की गैस जो होता है हीलियम और हाइड्रोजन यहीं पर अंतरिक्ष में तैरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये देखिए, वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति मौसम कहलाता है। तो वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति मौसम कहलाता है। तो ये जो है सही होगा, ये सही है। आर्द्र एवं गर्म मौसम में हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आर्द्र एवं गर्म मौसम में हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फिर जो है ये भी सही हो जाएगा कि ये जो है आर्द्र एवं गर्म मौसम में हम घूमने की योजना बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अच्छा हवादार मौसम में आनंद देता है और किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। तो ये में आनंद देता है और चिड़चिड़ा बना सकता है, ये गलत होगा। चिड़चिड़ा बना सकता है, इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है। तो 2 और 3 इसमें सही नहीं होगा। यहाँ देखिए, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तक दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम जो है किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम में आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। तो क्या मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। फिर दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। तो इससे पूछा गया कौन सा सही नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट जो ये सही है। इसमें से न तो एक और न तो दो, मतलब पूछा कौन सा सही नहीं है, तो न तो एक और न तो दो, न ही दो। तो इसका देखिए, मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान के औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्योंकि ये दोनों सही है, इसलिए न तो एक गलत है न तो 2 गलत है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हुए मंडल का तापमान होता है। तो हाँ, ये वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप पर शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं, ये भी यहाँ पे सही है। तो पूछा गया कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल का तापमान बदलता है। तो वायुमंडल का तापमान कैसे बदलता है, तो ये जो है केवल दिन के अनुसार, केवल रात के अनुसार और ऋतुओं के अनुसार। तो दिन रात और ऋतुओं के अनुसार सभी हो जाएगा, इसमें बदलता है। वायुमंडल का तापमान जो है केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेता है उसे आतपन या सूर्यताप कहलाती है। फिर है, आतन या सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है। तो इसमें से पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो केवल एक सही होगा, केवल एक सही है। ये देखिए, आतपन क्या होता है, एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा जो है 2/8वां भाग का केवल एक ही भाग प्राप्त करती है। तो ये सही होगा। पृथ्वी जो है सूर्य की ऊर्जा का 2/8वां भाग का जो है केवल एक भाग ही प्राप्त करती है। तापमापी तापमान मापता है जबकि वायुदाबी जो वायु दाब मापी वायु दाब मापता है, ये भी सही होगा। फिर वर्षा मापी वर्षा की मात्रा मापता है जबकि वात दीर्घदर्शी पवन की दिशा मापता है। तो पूछा गया कौन सा सत्य, इनमें से कोई नहीं क्योंकि ये सभी सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, डिग्री सेल्सियस के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तो तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है, ये सही होगा। फिर इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था, तो ये भी सही है। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जाता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो सेल्सियस पैमाने पर जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसमें से कौन सा सही है, तो तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। 24 नंबर है, निम्नलिखित नंबर विचार कीजिए। दिन के समय में ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं जबकि रात के समय में उष्मा मुक्त हो जाती है। फिर है, नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान गांव की अपेक्षा अधिक हो जाता है। तो पूछा गया कौन सा सही, तो ये दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु दाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वायु हमारे शरीर पर निम्न दाब के साथ बल लगाती है।
तो वायु जो है हमारे शरीर पर निम्न दाब के साथ बल लगाती है। वायु दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर वितरित होने लगता है। फिर है पृथ्वी की सतह पर वायु की भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है, तो ये सही होगा। फिर वायु दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारे शरीर विपरीत बल लगाता है, ये भी होगा। वायु दाब हमारे शरीर पर निम्न दाब के साथ बल लगाता है, तो उच्च दाब के साथ ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो केवल एक सही नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब में तेजी से गिरावट होने लगता है, तो ये सही है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा सही है, तो दोनों सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होती है, तो ये सही होगा। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे उच्च दाब क्षेत्र बनता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, ये सही होगा। तो कौन सा सही है, तो 1 और 3 सही है। यहाँ देखिए, वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब वायु बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी एवं भारी होती है, तो ये सही है। ठंडी एवं भारी वायु जो है उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, ये भी सही है। उच्च वायु दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है, ये भी सही है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, तो ये भी सही है। वायु जो है सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ जो है गमन करती है, तो इसमें 1 2 3 4 सभी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चांद पर अनुपस्थित होता है। चांद पर क्या अनुपस्थित होता है, वायु और वायु दाब। चांद पर ये दोनों अनुपस्थित होता है, वायु और वायु दाब। नेक्स्ट है यदि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो उसके शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो रक्त शिराएं फट सकती है। तो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष पोशाक नहीं पहनेंगे तो उसके शरीर पर से जो विपरीत बल लगेगा उसके हिसाब से जो है रक्त शिराएं फट सकती है। नेक्स्ट है पवन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पवन के संदर्भ में देखिए, इनका नाम उनके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है, तो ये सही है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं, तो ये भी सही होगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट पवन यहाँ तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है, इसमें कौन सा सुमेलित है, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली पवन अस्थायी पवन, विभिन्न ऋतुओं और अपनी दिशा बदलने वाले पवन को मौसमी पवन, और किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलने वाली स्थानीय पवन, तो ये तीनों जो यहाँ पे सुमेलित हैं। नेक्स्ट है स्थानीय पवने या व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी स्थानीय पवने हैं, वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है, उसी का एक्सप्लेनेशन है। मौसमी पवने ये पवने जो विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलते रहती है, उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने। फिर स्थानीय पवने वे पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है, उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री सीमाएं। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए अस्थायी पवन, इसमें से अस्थायी पवन कौन सा हो जाएगा, भारत की मानसूनी पवने जो हैं ये यहाँ पे ये जो है व्यापारिक पश्चिम पूर्वी पवने जो ये अस्थायी पवन हो जाएगा, व्यापारिक पश्चिम एवं पूर्वी पवने। फिर है मौसमी पवन, तो मौसमी पवन कौन सा हो जाएगा, तो भारत की मानसूनी पवन। और स्थानीय पवन कौन सा रहेगा, स्थल एवं समुद्री समीर, तो इस तरह इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट भारत के उत्तरी क्षेत्र को गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहा जाता है, तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को कहा जाता है लू, तो इसे लू कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर उच्च दाब होता है, तो क्या ये सही है, तो सही है। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर उच्च दाब होता है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को डोलड्रम कहते हैं, तो ये भी सही है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के मध्य चलती है, तो ये भी सही होगा। नेक्स्ट है दक्षिणा पूर्वी व्यापारिक पवने भूमध्य रेखा से मकर रेखा के मध्य चलती है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पूछा गया है जो कौन सा सही है, तो चारों सही है यहाँ पे। नेक्स्ट ओडिशा के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यह भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित एक राज्य है जिसमें अरब सागर से उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है, था ये सही है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था, तो ये भी सही हो जाएगा। और यह 29 अक्टूबर 1999 को महाचक्रवात आया था जो 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही थी, तो ये भी सही है। ये तीनों जो है
ओडिशा के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट है 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण जो चक्रवात उत्पन्न हुआ था वह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा था। साथ ही इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया था, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था तो 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया था। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तट के नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 1999 में ओडिशा में आए महाचक्रवात के ज्वारीय प्रोतस्क के उत्पन्न लवणता के कारण किससे प्रभावित हुआ है? तो कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गया। साल, सागवान एवं जो है बागवान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क जो है बीच स्थित मैंग्रोव में जंगल लुप्त हो गए। तो ये सभी प्रभाव पड़ा था 1999 में जो महाचक्रवात आया था ओडिशा में, इसके कारण। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जब जल पृथ्वी के विभिन्न जलाशय से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। फिर है ये सही होगा। जल जो है पृथ्वी के विभिन्न जलाशय से वाष्पित होता है तो जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ये भी सही है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। जैसे जैसे वायु गर्म होता है तो इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता घटती है। तो जैसे जैसे वायु गर्म होता है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता घटती नहीं, बढ़ती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही नहीं है? तो केवल 4 इसमें सही नहीं है। अब आर्द्र दिन में निम्न में से क्या क्या होता है? तो कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता है, यह असहज महसूस करते हैं। तो ये सभी हो जाएगा आर्द्र दिन के संबंध में। निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब जलवाष्प जो है संगठित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं तो इन्हीं जल बूंदों का समूह बादल कहलाता है। जब जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब यह बर्षण का रूप से नीचे आ जाती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। जलवाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू होता है और ये ठंडा होकर जल का बूंद बनता है और इसी बूंदों का समूह जो बादल कहलाता है। और जब बूंद भारी होता है तो यह वर्षा का रूप ले लेता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा असत्य है? पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला बर्षण वर्षा कहलाता है। तो ये सही है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। तो ये भी सही होगा। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। तो ये भी सही है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 6 प्रकार होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 6 प्रकार होते हैं, ये यहाँ पे गलत है। तो चलिए हम लोग इसका देख लेते हैं। यहाँ देखिए, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला बर्षण को वर्षा कहते हैं। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पेड़ों काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनाहत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनती है। क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। यहाँ देखिए, क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के प्रकार है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। 3 में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है वर्षा से धरातल को ताज़ा जल प्रदान होकर होता है। इसमें पूछा गया कौन सा सही है? दोनों सही है। पौधों और जीव जंतु को जीवित रहने के लिए वर्षा महत्वपूर्ण है और वर्षा से धरातल को जो है ताज़ा जल प्राप्त होता है। तो ये भी सही है। वर्षण के दूसरे रूप हैं। तो वर्षण के दूसरे रूप क्या हो जाएगा? हिम, सहिम वृष्टि और ओला। ये सभी जो है वर्षण के दूसरा रूप होता है, हिम, सहिम और वृष्टि तथा ओला। इसी तरह हम लोग का जो वायु चैप्टर कंप्लीट हो गया और अब हम लोग अध्याय 5 पे पढ़ेंगे। चैप्टर है जल। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अध्याय 5 और इसका नाम है जल। इसे पहला क्वेश्चन है, एक थलशाला को निम्न रूप में परिभाषित किया जाता है। तो एक थलशाला को कैसे परिभाषित किया जाता है? छोटे घर के पौधे रखने की कृत्रिम अहाता से। तो ये थलशाला को प्रभावित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट, जिस प्रक्रम से जल लगातार अपने स्वरूप बदलता रहता है और महासागरों वायुमंडलीय धरती के बीच चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? जल चक्र। तो जल जो है अपना स्वरूप बदलता है और महासागर वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है उसे जल चक्र कहते हैं। औलवन जल से मुक्त स्रोत हैं। तो औलवन जल से मुक्त स्रोत कौन सा होता है? नदी, ताल, सोते एवं हिमनद। ये सभी जो है औलवन जल से जो है मुक्त स्रोत है। नेक्स्ट, महासागर एवं समुद्रों का जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इनका जल लवणीय होता है, इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड का योगदान होता है। पूछा गया कौन सा सही है? ये दोनों सही होगा। इसका जल जो है लवणीय होता है और नमक में जो है सोडियम क्लोराइड का योगदान अधिक होता है।
नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, तो ये सही है। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता जो है 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, तो ये भी सही होगा। तो ये तीनों यहाँ पे जो है सही है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर जल वितरण का प्रतिशत के अनुसार निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम सही है। तो यहाँ देखिए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दिख नहीं रहा है, बता दे रहे हैं। महासागर, फिर है बर्फ छत्रक, फिर है भूमिगत जल, फिर झीलों का और लवण जल और नदियाँ। तो इस तरह से ये सही हो जाएगा। यहाँ देखिए महासागर जो है 97%, बर्फ छत्रक जो है 0.20 यहाँ प्रतिशत है। उसके बाद है भूमिगत जल 0.068%, फिर है झीलों का और लवण जल स्थलीय समुद्र एवं 0.09%, और नमकीन झील जो 0.009%, वायुमंडल 0.0019% और नदियां जो है 0.001%। यहाँ देखिए निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। फिर है मृत सागर में तैराक पल्लव नहीं कर सकते क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। पूछा गया कौन सा सही है, तो इसमें केवल एक सही है। यहाँ देखिए इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, तैराक इसे पलवन कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। तो यहाँ पूछा गया नहीं कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये सही है। ताल एवं झील से शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, तो ये भी सही होता है। ये दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, महासागरों की गतियां को वर्गीकृत किया गया है। तो महासागरों की गतियां को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तरंगों में, ज्वार भाटा में और धाराएं में। इनमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है तरंगों के संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। जब महासागरीय सतह जल लगातार उठता है गिरता रहता है तो इसे तरंग कहते हैं। फिर ये सही है। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब इससे तरंग उत्पन्न होती है, ये भी सही होगा। जितनी तेज पवन बहती है तरंग उतनी छोटी होती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो केवल 3 जो इसमें सही नहीं है। यहाँ देखिए जब महासागरीय सतह पर जल लगता है उठता है गिरता है तो उसे तरंग कहते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंग उत्पन्न होती है। जितनी तेज पवन बहती है उतनी बड़ी जो है तरंग होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंग उत्पन्न होती है जिसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। फिर है भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार तथा जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है जिसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वाराकीय तरंग उठ सकती है जिसे सुनामी कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। और तूफान तेज वायु की विशाल तरंग उत्पन्न करती है जिससे अधिक विनाश होता है, ये भी सही होगा। अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था जो 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चली है, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, 2004 के सुनामी से भारत क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा था। तो भारत के तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विनाश हुआ था और इस सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने इंदिरा पॉइंट डूब गया था, तो ये भी सही होगा। तो ए और बी इसमें दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सुनामी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह जापान भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंग, तो ये सही होगा। फिर इसके आगे का पोताश्रय नष्ट हो जाता है, दोनों इसमें सही हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट देखिए है 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी तरंगे से संबंधित है। तो क्या समझ, यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया था। दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा था। हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए थे, तो ये सभी इसमें जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ दिख नहीं रहा है क्वेश्चन नंबर 16। सॉरी ये दिख नहीं रहा है, हम बताते हैं पढ़ के। यहाँ क्वेश्चन है क्या है, भारतीय सीमा के दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को किस द्वीप समूह में स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट जो है भारतीय जो है सीमा ये किस जगह स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार में। तो यही है यहाँ पे, ये जो है भारतीय सीमा का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पे स्थित है, तो अंडमान निकोबार। और इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 17 है, जब 2004 में सुमात्रा में भूकंप की अधिकेंद्र जो है तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंग की लंबाई में जो है परिवर्तन हुआ था। तो कैसा परिवर्तन हुआ था, तो ये कम हो गई थी। तो यही क्वेश्चन जो यहाँ दिख नहीं रहा है। फिर है
2004 में हिंद महासागर में आए सुनामी से भारत में किस किस प्रदेश को सर्वाधिक प्रभावित नहीं किया था। तो यहाँ पूछा गया नहीं किया था, तो महाराष्ट्र और गुजरात को जो ये प्रभावित नहीं किया था। ये जो है भारत के आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है सर्वाधिक प्रभावित किया था। इसी तरह देखिए यहाँ पे, सॉरी पेज हम फिर से बना देंगे, ये स्पष्ट दिख नहीं रहा है तो फिर आप लोग को समझ नहीं आएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 से जो है स्पष्ट है। अब जो भी क्वेश्चन नहीं दिखा है उसको जो है बीच में 16 से लेके 24 तक, तो ये 8 क्वेश्चन का जो है शॉर्ट वीडियो जो है बना के अलग से डाल दिया जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च ज्वार के संदर्भ में सही नहीं है। नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। फिर है ये जल स्तर के तट को ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायता होती है। फिर है ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार तट से दूर चले जाती है। तो इसमें जो है 1 और 3 सही हो जाएगा। जल स्तर के तट को ऊंचाई तक पहुंचाती है, जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होती है, ये इसमें जो है सही है। यहाँ पूछा गया निम्न कौन सा उच्च ज्वार संदर्भ में सही नहीं है, तो ये दोनों जो इसमें 1 और 3 सही नहीं होगा, बाकी ये दोनों जो है सही हो, ये 2 नंबर जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है महासागरीय जलधाराओं यहाँ देखिए महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा जो है असत्य है। इसमें पूछा गया कौन सा असत्य है, तो लेब्राडोर महासागरीय जलधारा उष्ण जलधारा है। तो लेब्राडोर जो है ये उष्ण जलधारा है, यही गलत है। इसके बाद महासागरीय धाराएं आसपास के क्षेत्र में तापमान को प्रभावित करती है। ठंडी धाराएं ध्रुव की उच्च अक्षांशीय उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है। गर्म महासागरीय धारा भूमध्य रेखा के उत्तर पूर्वी एवं ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है। तो तीनों सही है। और लेब्राडोर जो है ये यहाँ पे क्या दिया गया है, उष्ण जलधारा है, यही गलत है। लेब्राडोर जो है ये ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधारा होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम एक प्रकार की, ये क्या है, तो ये गर्म महासागरीय जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम जो है एक प्रकार की गर्म महासागरीय जलधारा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय क्षेत्र विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। तो ये कौन सा क्षेत्र माना जाता है विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वह क्षेत्र जहाँ गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है। तो वहाँ पे जो है गर्म और शीत जलधारा मिलती है, तो वहीं पे जो है लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम के पास विश्व का सबसे जो है सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर है विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र है, तो ये कहाँ है, तो जापान के आसपास का क्षेत्र और उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट, तो ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जब यहाँ है जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कुहरे वाला मौसम पनपता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, मछलियाँ पकड़ने में कठिनाई होती है और नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। अब देखिए अध्याय 6 है, और अध्याय 6 में जो है चैप्टर है वायु, मानव, पर्यावरण, अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तब हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है, तो क्या स्टेटमेंट सही है, हाँ सही है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, तो ये भी सही होगा। अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर बहती है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर यह पश्चिम से पर्वत से निकलकर पूर्व में प्रशांत महासागर में गिरती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है और यहाँ पे 1, 2 और 3 सही है हो जाएगा। यहाँ देखिए अमेजन नदी जो इसी प्रदेश से होकर बहती है और ये जो है पश्चिमी पर्वत से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंचती है, तो यहाँ जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट जिस स्थान पर कोई जो है नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे क्या कहते हैं, तो जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे मुहाना कहा जाता है। नेक्स्ट अमेजन नदी के संदर्भ में पर विचार कीजिए। इसमें बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है, तो ये सही होगा। यह नदी बेसिन ब्राजील के भाग, पेरू के कुछ भागों से, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भाग में
जो है अववाहित होती है, ये भी सही है। स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, ये भी सही है। प्राचीन रोमन साम्राज्य ने अमेंजोस नामक महिला योद्धाओं का नाम पर इस नदी का नाम रखा था, ये भी सही होगा। जैसे 1 2 3 4 सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सहायक नदियां एक छोटी छोटी नदियां हैं जो मुख्य नदियों से मिलती है, तो ये सही होगा। सहायक, यहाँ जो मुख्य नदियां अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र का पानी को बहाकर ले जाती है उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, ये भी सही है। अमेजन बेसिन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है, तो ये गलत हो जाएगा और 1 और 2 सही है। यहाँ देखिए सहायक नदियाँ के बारे में है, छोटी नदियाँ जो मुख्य नदी से मिलती है उसे जो है सहायक नदी कहा जाता है। और यहाँ है जो है अमेजन बेसिन जो विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन, तो यहाँ कहा गया दूसरी सबसे बड़ी बेसिन है, तो ये गलत होगा, ये सबसे जो है बड़ी नदी बेसिन है। नेक्स्ट है अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये देखिए अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, जिस कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म एवं नर्म जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 1 2 और 3 तीनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अमेजन नदी बेसिन में तापमान होती है, तो ये कैसी तापमान होती है। दिन का तापमान उच्च आर्द्रता अति उच्च होता है, रात के समय तापमान कम होती है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अमेजन बेसिन का क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये है इन प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि जो है सघन वन उग जाते हैं। यहाँ वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं में छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। फिर यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया बढ़ने की क्षमता हो। तो ये सभी स्टेटमेंट जो अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये वर्षा वन क्षेत्र में पाए जाते हैं आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधा। नेक्स्ट है वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है जिसमें पाया जाता है, तो इसमें क्या पाया जाता है। टूकन गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षाती वाले मकाओं एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार की पक्षी पाया जाता है। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है, जिसमें मगर, सांप, अजगर और एनाकोंडा एवं बोआ की प्रजाति होती है। तो ये सभी जो है वर्षा वन से संबंधित सभी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है जिसमें मेढक जैसे प्राणी इन जल को पॉकेट का उपयोग कर अंडा देने के लिए करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमोलियाड। ये जो है पौधा अपने पत्तियों में जल को संचित रखता है और मेढक जैसे प्राणी जो है इन जल को जो है पॉकेट का उपयोग कर अंडा देने में सहायता करती है, तो ब्रोमोलियाड हो जाएगा इसका आंसर। मांस खाने वाले पिरान्या मत्स्य समेत मछलियाँ की विभिन्न प्रजाति किस नदी में पाई जाती है। तो ये किस नदी में पाई जाती है, मांस खाने वाले जो है मछलियाँ की प्रजाति, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अमेजन नदी में। तो अमेजन नदी में जो मांस खाने वाली जो है पिरान्या मत्स्य समेत मछलियाँ की विभिन्न प्रजाति जो है पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कर्तन दहन पद्धति का निरूपित करता है। तो कर्तन दहन पद्धति को कौन निरूपित करता है, तो इसमें किसान पहले वृक्ष एवं झाड़ियाँ को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इसको जलाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि के बारे में। फिर अमेजन बेसिन के लोग किसानों निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो ये जो है टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते तथा कॉफी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसल उगाते हैं, तो ये सही होगा। ये लोग कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो ये भी सही है। इनका जो है मुख्य आहार मेनियोक है जिसे कस्बा भी कहते तथा आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है, तो ये भी सही है। ये लोग चींटियाँ, किरानी एवं अंडकोश भी खाते हैं, तो ये भी सही होगा। तो 1 2 और 3 4 इसमें सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मोलौका किसे निरूपित करता है। तो ये मोलौका जो है ये किसे निरूपित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ के लोग द्वारा बनाए जाने वाले घरों को। तो अमेजन नदी द्रोणी में जो है मोलौका कहा जाता है यहाँ के लोग द्वारा बनाए जाने वाले घरों को। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मोलौका एक प्रकार के बड़े अपार्टमेंट जैसे घर होते हैं जिसकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। फिर है अमेजन बेसिन के लोग का पुराना समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग का एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाने में वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। इसमें जो 1 2 और 3 सभी यहाँ पे सही है।
नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन क्या है। तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है, तो ये सही होगा। यह बेसिन उपोष्ण 10 डिग्री, सही नहीं है पूछा गया, 10 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित है। फिर है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां से अववाहित होती है, ये सही होगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद एवं सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन का मुख्य विशेषता, ये भी सही होगा। इसमें से सही कौन सा नहीं है, तो 2 नंबर इसमें सही नहीं है। यहाँ देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश में मध्य स्थित है। तो ये कहाँ से स्थित है, 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश में स्थित है। और घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी जो है गंगा की सहायक नदी एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अववाहित होती है। और इसमें जो है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान में जो है पर्वत, हिमालय के गिरिपद, सुंदरबन डेल्टा और बेसिन इसकी मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ के मैदानी क्षेत्र में एक भी चाप झील नहीं पाई जाती है, तो क्या ये सही है, यहाँ के मैदानी क्षेत्र में एक भी चाप झील नहीं पाई जाती है। आगे है यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, जिससे मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच होता है, तो ये सही है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में, शीत ऋतु में ठंडी होती है, ये भी सही है। इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चाप झील पाई जाती है, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो 1 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और बिहार का 1106। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ देखिए कौन सा सुमेलित है, तो राज्य और जनसंख्या घनत्व दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग मिला सकते हैं बिहार का 1102, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बिहार का अभी हम लोग जानते हैं, देखिए 1106। फिर पश्चिम बंगाल का 189। तो यहाँ पूछा गया कौन सा सुमेलित है, तो बिहार का इसमें दिया गया आंसर सुमेलित है। तो 1102 1106 समीपस्थ है, इसलिए इसको सही माना गया है। बाकी देखिए यहाँ दिया गया होगा उत्तराखंड का जनसंख्या 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 और बिहार का 1102 है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से 1102 दिया गया है। नेक्स्ट है जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तो ये जो है उसके बाद तीव्र ढलान वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः यहाँ जनसंख्या अधिक रहती है। तो ये गलत होगा, पर्वतीय क्षेत्र जो बसने के लिए अनुकूल नहीं है, या जनसंख्या भी कम रहती है। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे अनुकूल है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है। तो मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे अनुकूल है, लेकिन यहाँ जनसंख्या घनत्व कम नहीं अधिक है, तो ये भी गलत होगा। तो इसमें जो है पूछा गया कौन सा सही नहीं, तो 2 और 3 दोनों सही नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए है निम्नलिखित के आधार पर विचार कीजिए। मैदानी क्षेत्र में मिट्टी उपजाऊ होती है। फिर है जिस स्थानों पर फसल उगने के लिए समतल भूमि उपलब्ध होता है, वहाँ के लोग मुख्यतः व्यवसाय जो कृषि होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में उगाई जाने वाली फसल है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में उगाई जाने वाली फसल कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ धान की मुख्य फसल है, जिसकी खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा है। फिर है यहाँ गन्ना एवं जूट जैसी नगदी फसल भी उगाई जाती है। यहाँ कुछ क्षेत्र में केले के बागान भी देखे जाते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय का बागान मिलते हैं, तो ये सही है। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। फिर है मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसल उगाई जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से जो है कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो इसका आंसर है ये दिया गया होगा यहाँ पे, ये 1 और 2 और 3 तीनों सही है। तो 1, 2 और 3 इसमें तीनों स्टेटमेंट जो सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाए जाते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाए जाते हैं क्या, तो इस मैदान में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ पाए जाते हैं। तो ये सही है। ब्रह्मपुत्र के मैदान क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। यहाँ डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव से बन से गिरा है, तो ये भी सही होगा। इनमें सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भाग में पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या पाया जाता है, तो चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाए जाने वाले वन्यजीव हैं।
तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाए जाने वन्यजीव है हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि समान रूप में पाए जाने वाले जीव है। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र मैदान में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। तो ये सभी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है, बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। तो रोहू, कतला, हिल्सा ये सभी पाए जाते हैं बंगाल खाड़ी में, प्रचुर मात्रा में पाए जाने जीव है। नदी के साफ जल झील में बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोही, कतला, हिल्सा मछलियाँ की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है ये। बंगाल के क्षेत्र में रहने वाले लोग मुख्य आहार है। तो बंगाल के क्षेत्र में रहने वाले लोग के मुख्य आहार क्या है? मछली एवं चावल। तो मछली एवं चावल हो जाएगा। नेक्स्ट, मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोग का मुख्य आहार है। तो निम्नलिखित वही बंगाल के क्षेत्र में। फिर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अवलवन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सूसू या अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। तो ये जो कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने कब स्वच्छ जल मिशन शुभारंभ किया है? तो ये शुरू किया गया 2 अक्टूबर 2014 को। तो प्रधानमंत्री द्वारा जो है 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन जो है शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान निम्नलिखित में से कौन सा बड़े शहर एवं कस्बे में स्थित नहीं है? तो ये कहाँ स्थित नहीं है? तो हैदराबाद एवं कोयम्बटूर में जो है ये स्थित गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुबह के स्थित है जिसे शामिल है। तो कौन शामिल होगा? मैदानी इलाका के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्र जलमार्ग में यातायात का उपयोग करते हैं। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े बड़े हवाई पत्तन भी स्थित है। ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलकाता एक महत्वपूर्ण पत्तन है जो निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो कोलकाता जो है हुगली नदी पर स्थित है, एक महत्वपूर्ण पत्तन है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम जो है शुरू किया गया है। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके बाद उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बौद्ध स्तूप एवं लखनऊ का इमामबाड़ा, फिर आगरा एवं यमुना के किनारे स्थित ताजमहल एवं इलाहाबाद में गंगा। तो ये जो है कुछ यमुना का संगम। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में ये सभी पाए जाते हैं। तो 1 2 3 4 सभी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए है, नेक्स्ट अब हम लोग का अध्याय नंबर 7 है और क्लास 7 का अध्याय नंबर 7 और लास्ट जो है चैप्टर है ये। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। और चैप्टर है रेगिस्तान में जीवन। तो सबसे पहले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रेगिस्तान जो है एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान पर विरल वनस्पति है। फिर है उत्तरी अमेरिका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा है। पूछा है कौन सही? तो दोनों सही है। रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च अथवा निम्न ताप एवं विरल वनस्पति है। गर्म रेगिस्तान सहारा है। विश्व की अनेका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा जो है रेगिस्तान का पता लगा। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल है तो कितना है? तो अभी हम लोग देखे हैं 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। सहारा मरुस्थल को कितने देश स्पर्श करता है? तो सहारा मरुस्थल को जो है कितने देश स्पर्श करता है? तो 11। तो 11 देश जो है सहारा मरुस्थल को स्पर्श करता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सहारा मरुस्थल को स्पर्श नहीं करता है? तो सहारा मरुस्थल को कौन सा देश स्पर्श नहीं करता है? तो ये हो जाएगा सोमाली, गणराज एवं इथोपिया। ये जो है सहारा मरुस्थल को जो है स्पर्श नहीं करता है। यहाँ देखिए सहारा रेगिस्तान को 11 देश से घिरा। ये देश है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। फिर यहाँ चट्टानी सतह कुछ स्थान पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। पूछा गया कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही है। यहाँ देखिए है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका है। वहीं वरन वहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टान वाली सतह उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थान पर 2500 मीटर से अधिक ऊंची है। यहाँ क्या है? 2500 मीटर से अधिक ऊंची है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है? तो केवल 1 और 2 सही हो जाएगा इसमें। सही तो तीनों होना चाहिए, तो ऑप्शन ऐसा है ही नहीं।
नेक्स्ट, सहारा के बुझाओं से प्राप्त चित्र से ज्ञात होता है। यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिरान, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ समान जानवर थे। तो ये जो है दोनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है, त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में दर्ज किया गया था। तो कितना दर्ज किया गया था? तो 57.7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखिए, सहारा रेगिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ की वनस्पतियाँ कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। तो ये सही है। यहाँ कुछ स्थान पर मरुत्थान खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। ऊँट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ प्रमुख जंतु है। तो ये भी सही है। तो ये तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहारा रेगिस्तान में वैज्ञानिक को किसके कंकाल प्राप्त हुआ है? तो सहारा रेगिस्तान में जब वैज्ञानिक को किसका कंकाल प्राप्त हुआ था? तो यहाँ से मछलियों का। तो मछलियों का कंकाल जो है सहारा मरुस्थल में वैज्ञानिक को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसको दिख रहा है थोड़ा बहुत। टेलीफार्ट एक मरुस्थान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। किस देश में स्थित है? तो ये मोरक्को में स्थित है। मोरक्को में जो है टेफिलालेट मरुस्थान है, एक विशाल मरुस्थान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहारा रेगिस्तान की खानाबदोश जनजाति है? तो सहारा रेगिस्तान की खानाबदोश जनजाति कौन सा हो जाएगा? बेदुइन और तुआरेग। तो बेदुइन तुआरेग जो है दोनों जो है सहारा रेगिस्तान के खानाबदोश जनजाति है। नेक्स्ट यहाँ है, सहारा रेगिस्तान में निवास करने वाले लोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ चालवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े, पशुधन को पालते हैं। फिर है, ये क्या सही है? तो ये सही होगा। यहाँ चालवासी जनजाति वाले लोग पशु के दूध के लिए खाल से पेटी, जूते, पानी बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। यहाँ चालवासी जनजाति लोग पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए करते हैं। तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ के लोग धूल भरी आंधी एवं गर्म वायु से बचने के लिए हल्के वस्त्र पहनते हैं। तो ये गलत होगा। बाकी ये 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, धूल भरी आंधी गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। यहाँ दिया गया हल्के वस्त्र पहनते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सूडान में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व के में प्रसिद्ध है। फिर सहारा रेगिस्तान लोहा, फास्फोरस, मैग्नीशियम का, यूरेनियम का खनिज पाया जाता है। कौन सा सही है? केवल 2 सही है। देखिए, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती है। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा मरुस्थल है? तो लद्दाख जो है एक ठंडा मरुस्थल है। तो ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है। तो लद्दाख हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ होता है देश। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान में एक द्रास लद्दाख में स्थित है। तो इसमें से कौन सा सही है पूछा गया है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ये जो है दोनों सही है। दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए है, लद्दाख क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? यह जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। तो ये सही है। इसके उत्तर में जास्कर पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये सही नहीं होगा। यहाँ से होकर अनेक नदियाँ बहती है, जैसे सिंधु नदी प्रमुख है। ये सही है। यहाँ की नदियाँ गहरी घाटियाँ महाखंड गाज का निर्माण करती है। ये भी सही है। यहाँ देखिए, जम्मू में कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ जो है एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियां एवं महाखंड का निर्माण करती है। लद्दाख में अनेक हिम नदियां जैसे मैगरी और हिमानी है। नीचे लद्दाख क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसकी ऊंचाई कारगिल से लगभग 3,000 मीटर एवं काराकोरम से 8,000 मीटर है। सही है। यहाँ जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। ये भी सही है। कारगिल एवं काराकोरम की ऊंचाई पर वायु परत मोटी होती है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। तो ये गलत होगा। इसमें जो है 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, लद्दाख क्षेत्र में संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ जो है लद्दाख के संबंध में देखिए, यहाँ ग्रीष्म ऋतु में दिन में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक होता है एवं रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ये सही है। यहाँ तापमान लगभग हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। ये भी सही है। यह हिमालय वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ये भी सही है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम लगभग 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। इसमें पूछा गया है सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी जो है ये सही नहीं है। यहाँ जो वर्षा है लगभग 40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये 40 डिग्री सेल्सियस होता है, सेंटीमीटर प्रति वर्ष होता है। ये गलत दिया गया है।
नेक्स्ट यहाँ देखिए, लद्दाख का दूसरा नाम क्या है जिसका अर्थ हिम भूमि होता है। तो लद्दाख का दूसरा नाम क्या है जिसका अर्थ हिम भूमि होता है, तो खापा चान। तो खापा चान हो जाएगा। नेक्स्ट, लद्दाख क्षेत्र में संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है विचार कीजिए सही है। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। फिर लद्दाख घाटी में शरबत, बीलो या पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं। यहाँ ग्रीष्म ऋतु सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। यहाँ रोबिन, रेवेस्टा, तिब्बती रेबन एवं भूप पाए जाते हैं। तो ये सभी जो इसमें सही हो, तो 1 2 3 4 सभी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। दूध, मांस, खाद्य प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। तो क्या ये सही है? तो ये सही ये जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर याक के दूध का उपयोग पानी व मक्खन बनाने के लिए होता है, ये भी सही होगा। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है, ये भी सही होगा। तो 1 2 और 3 इसमें तीनों सही है। नेक्स्ट देखिए है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ दिया गया है, चारू या तिब्बती एंटीलिप एक विलुप्त प्राय जीव है जिसका शिकार शाहतूश नामक ऊन के लिए किया जाता है। तो क्या ये सही है? तो ये जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाहतूत नामक ऊन वजन में अत्यधिक भारी एवं गर्म होता है। तो शाहतूत नामक जो ये है वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है, तो भारी नहीं, ये हल्का होता है, ये गलत हो जाएगा। फिर है, क्रिकेट का सबसे अच्छी बल्ला सरपत बीलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, तो ये सही होगा। तो कौन सा सही है? तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लद्दाख क्षेत्र में संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पूछा गया सही नहीं है। यहाँ अधिकांश लोग हिंदू या बौद्ध हैं, तो क्या ये सही है? तो ये जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थल है। हेमिस थिक्से से एवं लाम्बा युरु यहाँ के प्रसिद्ध मठ है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ निवासी जौ, आलू, मटर, रोम, सेम, सतलज की खेती करते हैं, सही है। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है, यहाँ के अधिकांश लोग जो मुसलमान और बौद्ध है, तो यहाँ दिया गया हिंदू और बौद्ध है, तो ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा जुड़ी हुई है। फिर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा से जोड़ते कश्मीर घाटी जोड़ता है, तो सही है, दोनों सही हो जाएगा इसमें। यहाँ देखिए, लद्दाख का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। निम्न से कौन सा लद्दाख का पर्यटन के रूप में है? तो लद्दाख के पर्यटन के रूप में कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा गोपा दर्शन, घास के मैदान और हिमनदों का सैर, उत्सवों और अनुष्ठान, सभी जो है लद्दाख का पर्यटन जो है क्रियाकलाप हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनाली लेह राजमार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये देखिए, यह रोहतांग ला, बारालाचला, लुंगलाचला एवं टंगलाचला दर्रों से गुजरता है। फिर यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो मनाली लेह राजमार्ग के बारे में ये दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। मनाली लेह राजमार्ग 4 दरों से गुजरता है, रोहतांग ला, बारालाचला, लुगनालाचला एवं टंगलंगला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है जब बर्फ मार्ग से हटा दिया जाता है। और देखिए, इसी तरह हम लोग का जो है 7 क्लास जो है कंप्लीट हो गया। इसमें 7 चैप्टर था और 7 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले हम लोग जो है 6 क्लास का जो है जो कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें 6 चैप्टर कुल था, तो जो भी नहीं देखे हैं तो 6 क्लास आप लोग देख लीजिएगा। और इससे जो है काफ़ी ये NCERT का ही है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। तो इसी तरह हम लोग जल्द ही 8 क्लास का भी लाएंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।